आज हम फैब्री पेरोट व्यतिकरण मापी के बारे में पढ़ेंगे। फैब्री पेरोट व्यतिकरण मापी में मुख्यतः दो समानांतर कांच की प्लेट जैसा कि चित्र में दिखाया गया है ए और बी होती है, जिनके अंदर वाले जो आमने सामने के पृष्ठ हैं वो पूरी तरह से सिल्वर्ड होते हैं और इस तरह से उस पर सिल्वरिंग होती है कि 75% ऑफ लाइट जो है वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाए। बी एक प्लेट है जिसके पीछे पेच लगे हुए होते हैं जिससे कि हम उसको तल में घुमा सकते हैं और ए और बी को समानांतर कर सकते हैं। प्लेट ए एक ऐसी प्लेट है जिसको कि हमने एक वाहक पे लगा रखा है और इस वाहक के साथ एक परिशुद्ध पेच होता है जिसकी सहायता से हम ए जो प्लेट है इसको आगे पीछे चला सकते हैं। एल एक समानांतरकारी लेंस है जिससे कि लाइट आपकी समानांतर होती है। प्रत्येक समानांतर किरणपुंज ए तथा बी रज्जित पृष्ठों के बीच कई बार परावर्तित होता है, जैसा कि हम चित्र में स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। पारगत प्रकाश दूरदर्शी से होकर जाता है और वहाँ पे फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन और सर्कुलर फ्रिंजेस बनती है। फैब्री पेरोट व्यतिकरण मापी में जो फ्रिंजें होती है माइकलसन के समान ही सर्कुलर फ्रिंजेस बनती है, लेकिन यहाँ जो फ्रिंजेस हैं हमारे पास ये ज़्यादा चमकीली बनती है क्योंकि इसके अंदर हम देख रहे हैं कि ए और बी के बीच में हमने एक ही रे को कई बार रिफ्लेक्ट कराया है जिससे उसका आयाम बढ़ गया। और आयाम हमें पता है कि इंटेंसिटी हमेशा आयाम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, तो यहाँ पे जो तीव्रता का मान है वो माइकलसन इंटरफेरोमीटर के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अब हम देख रहे हैं ये जो प्लेट ए और बी है इसी को मैंने वापस डायग्राम में जैसे वो वर्टिकल था वो हॉरिजॉन्टल उसमें बता के समझाने की कोशिश की। देखिए इसमें एक प्लेट ए है, बी है, एस जो हमारा सोर्स था जैसे लाइट आ रही थी, इन ए और बी प्लेट के बीच में मल्टीपल रिफ्रैक्शंस हो रहे हैं और मल्टीपल रिफ्रैक्शंस के बाद ये जो है ये बाहर निकल रही है BT1 BT2 और B3 D3 के रूप में ये ट्रांसमिटेड लाइट यहाँ से बाहर निकल रही है। तो यहाँ हम कहते हैं कि अगर R और T जो है वो कोफिशिएंट्स ऑफ रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन है, तब हम देखते हैं कि जो रिफ्रैक्टेड रे है A1 R1 और जो ट्रांसमिटेड रे है हमारी A1 B1, इनके एम्पलीट्यूड हो जाएंगे A√R और A√T। उसके बाद हम देखते हैं कि सेकंड ट्रांसमिशन के बाद जो रे है आपकी B1 T1, इस B1 T1 रे का जो एम्पलीट्यूड है AT हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं B2 T2 B3 T3 के लिए ये देखूँ तो हम देखते हैं कि यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के बाद एक बार और हो रहा है, उसके बाद ये बाहर आ रही है। तो इनके जो एम्पलीट्यूड्स हैं वो क्रमशः AR² T AR³ T एंड सो ऑन हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे जो रेज़ है हमारी B1 T1 B2 T2 B3 T3 ये सारे के सारे कोहेरेंट सोर्सेज की तरह काम करेंगी क्योंकि ये सारी सोर्स जो रेज़ है वो जनरेट हुई है हमारे एक सिंगल सोर्स S से, और जो इंटरफेरेंस की कंडीशन है बेसिक कोहेरेंसी की वो कंप्लीट होगी और उसी के कारण हमें फिर सर्कुलर फ्रिंजेस दिखाई देंगी। अब हम इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन कर रहे हैं। मैथमेटिकल डेरिवेशन से हम देखेंगे कि इसमें किस तरह से इंटेंसिटीज़ के वेरिएशंस होते हैं, किस तरह से हमारी फ्रिंजें बनती हैं। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि जो आपतित कंपन है उसको समीकरण से हम व्यक्त कर सकते हैं y = A sin of ओमेगा t जो कि ट्रांसमिटेड लाइट के लिए है। अब हम देख रहे हैं कि B1 T1 B2 T2 B3 T3 B4 T4 इस तरह से जो पारगमित रे है हमारे पास क्रमशः उनको हम किस तरह से लिख सकते हैं, उनके एम्पलीट्यूड्स को टोटल हम शो कर सकते हैं, उनके लिए इक्वेशन लिख सकते हैं हम y = AT sin of ओमेगा t AT sin of ओमेगा t y2 = ATR sin of ओमेगा t माइनस, सिमिलरली y3 = ATR² sin of ओमेगा t माइनस 2 डेल्टा, y4 = ATR³ sin of ओमेगा t माइनस 3 डेल्टा एंड सो ऑन। अब हम ये देख रहे हैं कि इन सभी का अगर हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है तो हम ये मान लेते हैं कि एक रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए एक इक्वेशन लिख रहे हैं हम y = A sin of ओमेगा t माइनस 5। तो अब हम देखेंगे कि जो टोटल रिजल्टेंट y है वो किसके बराबर होना चाहिए, इन सब के इंडिविजुअल जो हमने एम्पलीट्यूड्स निकाले थे y1 y2 y3 y4 इन सब के टोटल के बराबर होना चाहिए। तो अब हम इक्वेशन लिख सकते हैं y = y1 + y2 + y3 + y4, और अगर इन सब की वैल्यूज़ रखें ऊपर वाली इक्वेशन से तो y की वैल्यू रख देंगे हम ये इसके अंदर वैल्यूज़ रख रहे हैं
तो y की जगह लिख दिया हमने ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाई इज इक्वल टू इक्वेशन जो ऊपर लिखी है हमने अलग अलग y1 y2 y3 y4 के लिए, उन सब वैल्यूज़ को यहाँ पुट करते हैं। तो इक्वेशन हमारे पास हो गई ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाई इज इक्वल टू ए टी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ए टी आर साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस डेल्टा प्लस ए टी आर स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस टू डेल्टा एंड सो ऑन। इस तरह से ये ऐड होती जाएंगी। अब इस समीकरण को हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड है इसके अंदर हम इक्वेशन अप्लाई करेंगे। जो फॉर्मूला है ए साइन ऑफ ए माइनस बी का, तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी हमारी ए साइन ओमेगा टी कॉस फाई माइनस ए कॉस ओमेगा टी साइन फाई। इस तरह से दोनों साइड से हम ये ओपन कर लेंगे दोनों साइड, और उसके बाद समीकरण 3 में जब इक्वेशंस को ओपन कर लेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने इसके अंदर, साइन ए माइनस बी का, उससे इसको पहले ब्रैकेट को खोल लेंगे सारे, उसके बाद साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी के गुणांकों को इक्वेट करने पे हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएगी। ए कॉस ऑफ फाई इज इक्वल टू ए टी प्लस ए टी आर कॉस ऑफ डेल्टा प्लस ए टी आर स्क्वायर कॉस ऑफ 2 डेल्टा प्लस ए टी आर क्यूब कॉस ऑफ 3 डेल्टा। सिमिलरली एक इक्वेशन साइन की फॉर्म में आ जाएगी, और ये साइन के लिए इक्वेशन हो जाएगी ए साइन ऑफ फाई इज इक्वल टू, क्योंकि पहली इक्वेशन में सिर्फ 80 साइन ओमेगा टी है, तो कोई भी कोफिशेंट कॉस का नहीं है, तो ये वाली वैल्यू होगी इसकी 0 प्लस ए टी आर साइन ऑफ डेल्टा प्लस ए टी आर स्क्वायर साइन 2 डेल्टा एंड सो ऑन। अब इक्वेशन 3 और 4 मेरे पास इक्वेशन जो आ गई है, 4 और 5 वो इस तरह की इक्वेशन आ गई है जो ए कॉस ऑफ फाई और ए साइन ऑफ फाई की वैल्यू को बताती है। चूँकि ए जो है हमारा एम्पलीट्यूड है वो एक सम्मिश्रित राशि होती है, अतः उसका रिजल्टेंट वैल्यू निकालने के लिए, इंटेंसिटी ज्ञात करने के लिए हम कहते हैं कि आई को हम लिख सकते हैं इंटेंसिटी किसके बराबर होती है, हमारी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर, इज इक्वल टू ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों इक्वेशन 4 और 5 को, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए कॉस ऑफ फाई प्लस आयोटा ए साइन फाई इंटू ए कॉस ऑफ फाई माइनस आयोटा ए साइन फाई। ये हो गई हमारी इक्वेशन 6। अब यहाँ से अब ऊपर से हम वैल्यू निकालते हैं एक समीकरण 4 से, ए कॉस ऑफ फाई और इक्वेशन 5 को आयोटा से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए कॉस ऑफ फाई प्लस आयोटा ए साइन फाई इज इक्वल टू 80। दूसरी टर्म आएगी ऐसे ही 80 आर कॉमन आ जाएगी दोनों में से, तो 80 आर कॉस ऑफ फाई प्लस आयोटा साइन फाई, इस तरह की टर्म्स आ जाएंगी। हमें पता है कॉस ऑफ फाई प्लस आयोटा साइन फाई होता है ई रेज टू आयोटा फाई के बराबर। तो ये वैल्यूज जब हम पुट करेंगे तो ए कॉस ऑफ फाई प्लस आयोटा ए साइन फाई की वैल्यू हो जाएगी, इनमें 80 कॉमन आ गया, तो 80 इज इक्वल टू 1 प्लस आर ई रेज टू आयोटा डेल्टा प्लस आर स्क्वायर ई रेज टू 2 आयोटा डेल्टा एंड सो ऑन। और जब इस सीरीज़ का हम सम करेंगे तो ये होता है 1/1 ऑफ डिफरेंस के इसके बराबर। तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी 80/1 माइनस इन दोनों का डिफरेंस जो है वो एक से दूसरे टर्म्स का वो होता है हमारे पास 1 माइनस आर ई रेज टू आयोटा डेल्टा के बराबर। ये होगी इक्वेशन 7। सिमिलरली कॉस ऑफ फाई माइनस आयोटा ए साइन की वैल्यू निकालने के लिए फिर हम इक्वेशन 4 और 5 को, तो 5 को हम आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 5 को घटाने पे बिल्कुल सिमिलरली आ जाएगी, सिर्फ डिफरेंस ये आएगा कि जो हमारी वैल्यू है यहाँ आएगी कॉस ऑफ डेल्टा माइनस आयोटा साइन डेल्टा, जिसकी वैल्यू ई रेज टू माइनस आयोटा डेल्टा रखेंगे हम। तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी ए कॉस ऑफ फाई माइनस आयोटा ए साइन फाई इज इक्वल टू 80 इन ब्रैकेट 1 प्लस आर ई रेज टू माइनस आयोटा डेल्टा प्लस आर स्क्वायर ई रेज टू माइनस 2 आयोटा डेल्टा। फिर हम इसको जब समेशन इसका करेंगे सीरीज़ का, तो ये इक्वेशन हो जाएगी 80/1 माइनस जो दोनों का डिफरेंस है दो टर्म्स का आर ई रेज टू माइनस आयोटा डेल्टा के बराबर। तो ये इक्वेशन 7 और 8 से हम इसको दिखाएंगे। फिर समीकरण 7 और 8 का जो वैल्यू है उससे समीकरण 6 में हमने आई वाली वैल्यू में रख लिया, तो आई होता है ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास इक्वेशन 7 और 8 से 80/1 माइनस आर ई रेज टू आयोटा डेल्टा इंटू 80/1 माइनस आर ई रेज टू माइनस आयोटा डेल्टा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ गई ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 आर कॉस ऑफ डेल्टा।
अब इस इक्वेशन को रीराइट कर रहे हैं हम दूसरी फॉर्म में लाने के लिए, तो ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन, इसमें लिख रही हूँ मैं 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास एडिशनल टर्म आ गई +2r, तो अब मैं -2r कर दूँगी इसमें से वापस, तो वो -2r जो अपन करेंगे, सॉरी +2r करेंगे, यहाँ से -2r एक्स्ट्रा आएगी, तो उस +2r को हम इसके साथ जब लिखेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी +2r - 2r कॉस ऑफ डेल्टा। तो इक्वेशन फाइनली हो गई ए स्क्वायर टी स्क्वायर 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। तो जो हमने यहाँ ऐड किए उस टर्म को वापस इसके अंदर से घटाएंगे, तो यहाँ -2r किया था ऐड, तो यहाँ +2r कर दिया, तो इक्वेशन हो गई हमारे पास 2r 1 माइनस कॉस ऑफ डेल्टा। इसी इक्वेशन को रीराइट करें तो इक्वेशन हो गई ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस, इस इक्वेशन में 1 माइनस कॉस ऑफ डेल्टा होता है हमारा पास 2 साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2, मैथमेटिकल फॉर्मूला है ये। तो ये वैल्यू जब इसमें रखूँगी मैं तो इक्वेशन हो गई ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस 4r साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 के बराबर। और इसी इक्वेशन को फिर फर्दर सॉल्व करने पे ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर कॉमन लिया, देन 1 प्लस 4r अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2। अब हम ये मान लेते हैं कि इसका कंपन का जो आयाम है वो, अगर हमारे पास कंपन का आयाम जो है वो अगर 1 है, ए की वैल्यू 1 है, तो इक्वेशन जो 9 है वो रिड्यूस हो गई आई इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 4r अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2। अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो t है जो कि कोफिशिएंट्स ऑफ ट्रांसमिशन है, हमें पता है कि फ्रेनेल लॉ से क्या होता है a प्लस आर प्लस टी इज इक्वल टू 1 मीन्स कोफिशिएंट्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, इन तीनों का सम 1 होता है। तो अगर हम ये मानते हैं कि हमारी सरफेस आइडियल सरफेस है और उसके लिए जो एब्जॉर्प्शन है लाइट का वो 0 है क्योंकि ऑप्टिकल प्लेन सरफेस है, तो a की वैल्यू उस केस में 0 हो जाएगी। तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा r प्लस टी इज इक्वल टू 1। तो t की वैल्यू लिख सकती हूँ मैं 1 माइनस आर, और अगर यहाँ लिखूँगी तो मैं आ जाएगा 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। तो ये 1 माइनस आर का होल स्क्वायर ऊपर और नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा फाइनली i इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 4r अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2। और अगर इस टर्म को 4r अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर को मैं किसी एक टर्म f से इंट्रोड्यूस करूँ तो मैं कह सकती हूँ कि इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होगा i इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एफ साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 से हम इसको डिनोट कर सकते हैं, जहाँ पे f की वैल्यू 4r अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर के बराबर होगी। तो ये सब वैल्यूज़ हमने आज इसमें निकाली है। अब इसके बाद इसमें मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन, फ्रिंजों की दृश्यता है या फ्रिंजों की तीव्रता है, उन सब के लिए जो फॉर्मूलेज हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।